3 बहुओं की 5 बेटियां। रायचंद परिवार काफी भरा पूरा परिवार था। सविता और कमल के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटों की शादी हो चुकी थी और उनकी 2 बेटियां भी थी। बच्चों के साथ घर में हमेशा ही रौनक सी लगी रहती थी। हालांकि सविता की 4 पोतियां थी और कोई पोता नहीं था, लेकिन वो अपनी 4 पोतियों को खूब लाड़ करती थी। अरे अभी तक बच्चियां स्कूल से आई नहीं है क्या? मैंने उनके लिए मलाई वाले नारियल पानी लिए और ये सेब भी उन 4 को बहुत पसंद है ना। माँ जी, ये नारियल तो काफी महंगे आते हैं। आप क्यों रोज रोज इन 4 के लिए नारियल ले आती हैं? अरे अपनी पोतियों के लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, कहावत सुनी नहीं क्या? माँ जी, आपने ही उन्हें बिगाड़ कर रख दिया है। मैं तो सोच रही हूँ कि इन 4 को इतना प्यार करती हैं माँ जी, इतनी सारी चीजें लेकर आती हैं इनके लिए। तो जब विहान का बच्चा आएगा तो वो तो घर में सबसे छोटा होगा, तो माँ जी उससे कितना प्यार करेंगी। अरे विहान का बच्चा तो तब आएगा ना जब वो शादी करेगा। 30 साल का हो गया लेकिन शादी के लिए मान ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है माँ जी देवर जी के मन में कोई बस गई है, इसीलिए वो हर लड़की को देखकर ना कह देते हैं। अरे मुझे तो कोई भी लड़की चलेगी, बस लड़की होनी चाहिए। जो विहान को पसंद हो तो हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, बस वो शादी के लिए मान जाए। माँ जी, हम एक काम करते हैं ना, आज रात को खाने के टेबल पर देवर जी से बात करते हैं। उन पर थोड़ा दबाव डालेंगे तभी वो अपने मन की बात हमसे कह पाएंगे। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है। ऐसे तो वो हमसे कुछ कहेगा नहीं और उसकी उम्र भी निकलती जाएगी। विहान के मन में आखिर क्या है या कौन है, इसे जानने के लिए सबने रात को खाने के टेबल पर उसे जकड़ना शुरू कर दिया था और इसकी शुरुआत की उसके बड़े भाई विजय ने। विहान, जरा ये फोटो देखना, ये मेरे क्लाइंट की बहन है, तुझे कैसे लग रही है जरा बताना तो। अरे मैं क्यों देखूं, मुझे क्या करना है लड़की का फोटो देखकर? नहीं नहीं, तुझे क्यों देखना है, लड़की तो हमें देखनी है, हमें शादी करनी है ना भाई। देख, तूने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी की बात को टाला है, इस बार नहीं चलेगा। अरे देवर जी, एक बार देख तो लीजिए लड़की की फोटो को, कितनी सुंदर है। अरे आप लोग फिर उसी बात को लेकर बैठ गए। नहीं, आज तो तुझे बताना ही होगा कि क्या है तेरे मन में, नहीं तो मैं इस लड़की के घर वालों को कल ही तेरी सगाई के लिए बुला लेती हूँ। ऐसे कैसे आप मेरी मर्जी के बिना मेरी सगाई करवा देंगी? हाँ, तो तुझसे पूछकर भी क्या फायदा है? तुझसे बात करो तो सीधा ना ही कह देता है। देख, हम ये नहीं कह रहे कि तू इस लड़की से शादी कर, अगर तुझे और कोई पसंद है तो हमें बता दे, हम उससे तेरी शादी करवा देंगे। हाँ, आपके मन में कोई और है ना लड़की तो बता दीजिए। अरे बता ना। जी, वो बात ये है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना विहान को कोई लड़की पसंद है, लेकिन वो बता नहीं रहे। लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है, तो हमसे कह देता, हम खुद उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले जाते हैं। मुझे लगा अगर पापा को ये बात पता चली तो वो लव मैरिज के लिए मना कर देंगे, इसलिए मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही सोचा है तुमने। पापा, देखा, मैंने कहा था ना, पापा मेरी बात को नहीं समझेंगे। आप पहले पूरी बात तो सुनिए। बस, अब और कोई बीच में नहीं बोलेगा। लेकिन पापा एक बार। सौरव, मैंने कहा ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं खुद इस बात को खत्म करूंगा। पापा देखिए, खुशबू एक अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, फिर तय कीजिएगा कि वो इस घर की बहू बनेगी कि नहीं। बस, अब एक और शब्द नहीं। पापा लेकिन। खुशबू से कहो कि वो अपने घर वालों को लेकर कल ही हमारे घर आ जाए। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देवर जी होश में आइए, पापा जी मान गए हैं। क्या? थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू। अरे पहले की बात कुछ और थी, अब जमाना बदल गया है। तुम खुशबू के घर वालों को यहीं बुला लो, हम तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर लेते हैं। विहान जिस चीज से डर रहा था ऐसे तो कोई भी बात नहीं हुई। उसके पापा उसकी और खुशबू की शादी के लिए मान गए थे। खुशबू के परिवार वाले भी इस रिश्ते से काफी खुश थे और आज दोनों का रोका भी हो गया। खुशबू बेटा, ये लो तुम्हारे लिए सोने की चेन, हमने अपनी दोनों बहुओं को भी दी थी और आज हम तुम्हें भी दे रहे हैं। थैंक यू माँ जी। नहीं चाची, क्या हम आपके साथ फोटो निकलवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ चारों। पायल, रितिका, जिमी, तुम तीनों भी आ जाओ, नई चाची के साथ फोटो निकलवाओ। आओ, ये चारों हमारे घर की रौनक है। माँ जी का तो मुंह ही फंसा हुआ इन चारों में। यहाँ आओ तुम चारों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ।
क्या है दादी, आप हमारे लिए क्या लाई हैं? मैं तुम चारों के लिए भी सोने की चेन लाई हूँ। यहाँ आओ, चारों को पहना देती हूँ। ये तो बहुत सुंदर है दादी। तुम चारों को पसंद आई ना? मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। और दादाजी की तरफ से मेरी चारों गुड़िया रानी को 5,000 रुपए का शगुन। ये लो। चारों, ये पापा को दे दो, हम तुम चारों के अकाउंट में डलवा देंगे। इन चारों का अकाउंट भी है बैंक में? हाँ, चारों का बचपन में ही बैंक में खाता खुलवा दिया था। अब जो भी नई शगुन मिलता है तो हम उनके खाते में डलवा देते हैं। वाह, इस घर में तो पोतियों को सोने की चेन और शगुन में 5,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या बात है, इनके साथ साथ इनकी मम्मियों की भी चांदी हो जाती होगी। अब से खुशबू तुम भी हमारे ही परिवार का हिस्सा हो। हाँ, तुम्हारा स्वागत है हमारे परिवार में। रोकी के वक्त ही खुशबू की आंखें चकाचौंध हो गई थी ये देखकर कि उसकी सास ने अपनी पोतियों को सोने की चेन गिफ्ट में दी है। उसके दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी। बिल्कुल सही सोच रही है तुम। जरा सोच, इन लड़कियों को इतना सब मिल रहा है, तो अगर तुझे बेटा हो गया तो तेरी सास तो तुझ पर आधी प्रॉपर्टी ही लुटा देगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। अगर मेरा बेटा हो गया तो वो उस घर का पहला वारिस होगा, तो मेरे सास ससुर उसे कितना प्यार करेंगे ना। बस तुझे इसी बात का फायदा उठाना है बेटा। तुझे लड़के को ही जन्म देना है। मैं तुझे पंडित जी की भभूति भी लाकर दूंगी, उसे खाते ही तुझे बेटा ही होगा। अच्छा माँ, ऐसा भी होता है क्या? अरे हम पंडित जी से हवन भी करवाएंगे, तुझे पक्का बेटा ही होगा। तू बस अपनी सास को मुट्ठी में कर ले। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद अब खुशबू के मन में भी अपनी जेठानियों से ज्यादा हिस्सा पाने की लालच पैदा हो चुकी थी, और शादी के बाद ये लालच अब जलन का रूप ले रही थी। अरे कहाँ है मेरी गुड़िया? जी दादाजी, आप हमें बुला रहे थे? हाँ, मैं तुम चारों को ही ढूंढ रहा था। चलो यहाँ बैठो, मैं तुम चारों के लिए कुछ लाया हूँ। इनकी तो रोज ही चांदी होती है, कभी दादाजी कुछ ले आते हैं, कभी दादी जी। क्यों? वो तो है, दादाजी और दादी जी हम चारों को बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं अब क्या लेकर आए इनके लिए। अरे अब बता भी दीजिए क्या लेकर आए हैं इनके लिए। बताता हूँ भाई। आज मैं अपने एक पुराने दोस्त के पास गया था जो असली हीरो का काम करता है। उसी से बस मैं अपने चारों गुड़ियाओं के लिए हीरे लेकर आया हूँ। देखो कितने सुंदर है ना। ये तुम सब अपनी शादी में साथ में लेकर जाना। वाह पापा जी, असली हीरे? ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तो बहुत महंगे होंगे ना पापा जी, आप तो 4 लेकर आए हैं। अरे अब लड़कियां 4 है, कभी ना कभी इनका ब्याह होगा, तो मैंने सोचा ये इनके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये आपने बहुत अच्छा किया जी। बेटियों की शादी के लिए तो जितना इकट्ठा करो उतना ही कम है। इन लोगों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन अब बस आज मैं सबको ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिससे सबका ध्यान सिर्फ मुझ पर होगा, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भी मेरे पास ही आने वाला है। चलो इन हीरो को बैंक में जमा करवा दो, घर में रखना भी सेफ नहीं है। अरे विहान, तुम और खुशबू वहां आपस में क्या बातें कर रहे हो? अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो भाई? माँ, खुशबू आपको एक खुशखबर सुनाना चाहती है। हाँ हाँ बोलो। माँ जी, आप फिर से दादी बनने वाली हैं। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने बहू। अरे वाह, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। इसी बात पर ये लो खुशबू बहू, मेरी तरफ से 11,000 रुपए तुम्हारे लिए शगुन। थैंक यू पापा जी। अब तुम ना अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना बहू, अच्छे से खाना और खूब कसरत करना। जी माँ जी, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। आखिर अब इस घर का चिराग जो आने वाला है। उस वक्त तो खुशबू की बात पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि सबका ध्यान खुशखबरी पर था। लेकिन उसके बाद से खुशबू सविता के मन में इसी बात को ढालने में लगी थी कि उसकी कोख में बेटा है जो इस घर का वारिस बनने वाला है। मैं अंदर आ जाऊं माँ जी? आओ ना बेटा, मैं तो बस यूं ही चीजें समेट कर रख रही थी। जी माँ जी, मैंने सुना था कि जब विहान आपके पेट में थे तो आपको बिल्कुल भी मीठा खाने का मन नहीं करता था। क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। जब विहान पैदा होने वाला था तब मुझे मीठे को देख कर ही ना जी घबरा जाता था। कोई भी मीठी चीज भाती नहीं थी मुझे। फिर तो लगता है मेरा बच्चा भी अपने पापा की तरह है, क्योंकि मुझे भी ना आजकल बिल्कुल भी मीठा खाने का मन नहीं करता। मीठे को देखकर मैं दूर भागने लगती हूँ।
अच्छा, और क्या क्या हो रहा है बेटा? सच कहूं तो माँ जी, मेरे सारे लक्षण आप ही की तरह हैं। जब आपको विहान होने वाला था ना, मुझे लगता है मुझे भी इस बार बेटा ही होगा। जरा सोचिए ना माँ जी, कितना अच्छा होगा कि चारों बहनों को एक भाई मिल जाएगा। तो तुम्हें यकीन है कि बेटा ही होगा खुशबू? माँ जी मेरी मानिए तो इस बार मैं आपको ये खुशखबरी दे ही दूंगी। आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। वैसे तो मुझे बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन झूठ नहीं कहूंगी, मुझे भी एक पोते की आशा तो है ही। बस यही तो सुनना चाहती थी आपसे। माँ जी अब धीरे धीरे मेरी पकड़ में आप आ ही जाएंगी। पोते की बात छेड़कर खुशबू ने सविता को इमोशनल कर दिया था और अब उसी बात को पक्का करने में लगी थी जिससे सविता ज्यादा से ज्यादा उसके बच्चे के लिए सब कुछ लुटा सके। अरे जब मैं जिम्मी के वक्त प्रेग्नेंट थी ना, तब तो मैं इतनी मोटी हो गई थी कि पता ही नहीं चला कि बेटी होने वाली है। पाल के वक्त भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरा वजन काफी बढ़ गया था। फिर तो मेरे लक्षण आपसे बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ा ही नहीं है ना माँ जी? हाँ, बात तो खुशबू की सही है, उसका वजन ज्यादा नहीं बढ़ा है और उसका पेट भी ना ज्यादा बाहर की तरफ नहीं है। अरे मेरी मम्मी ने तो पंडित जी से कुंडली भी दिखा दी है। वो कह रहे थे कि मेरी जिंदगी में कान्हा जी का ही आगमन होने वाला है। सच बहू, ऐसा कहा पंडित जी ने? अब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी माँ जी, पंडित जी ने तो हवन भी करवा दिया। मैं भी ना कल ही मंदिर जाकर हवन करवा दूंगी और तो और 11,000 का प्रसाद भी चढ़वा दूंगी। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे मेरे बेटे के लिए क्या क्या होता है बस आप दोनों देखती जाइए। खुशबू की बातें सुनकर सविता की उम्मीद भी बढ़ गई थी। वो भी अपने आने वाले पोते के लिए सपने संजोने लगी थी। खुशबू बहू, ये देखो। ये क्या है माँ जी? ये असली मोतियों की माला है, ये मैंने तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए बनवाई है। क्या? असली मोतियों की माला मेरे होने वाले बच्चे के लिए? ये तो बहुत महंगी लगती है। अरे महंगे सस्ते की बात ही नहीं है, एक बार मेरा पोता आ जाए तो मैं उसके लिए पता नहीं क्या क्या करने वाली हूँ। जी माँ जी, मैं जानती हूँ आपको पोते की कितनी आशा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है। मैं हूं ना, आपका ये सपना पूरा करूंगी। मैं एक और चीज भी लाई थी तुम्हारे बच्चे के लिए, जब वो पैदा होगा ना तब उसके गले में पहनाऊंगी मैं। वो क्या माँ जी? ये असली हीरे का लॉकेट। ये तो उस हीरे से भी बड़ा है जो पापा जी ने इस घर की चारों बेटियों को दिया था। अरे नहीं, बड़ा तो नहीं है, शायद थोड़ा डिजाइन अलग होगा बस। मैं जानती हूँ आप मेरे बच्चे को ज्यादा ही देंगी उन चारों से, क्योंकि यही तो होगा इस घर का वारिस। वो चारों तो कभी न कभी शादी करके चली जाएंगी, लेकिन मेरा बेटा ये पूरा कारोबार संभालेगा। ठीक है, चल बहू, अभी तो आराम कर, और कुछ भी चाहिए ना तो मुझे आवाज लगा देना। जी माँ जी। खुशबू ने इस तरह से सविता को अपने बस में कर लिया था कि सविता भी कहीं न कहीं एक उम्मीद से बन गई थी। लेकिन नियति का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता। जहां खुशबू ने अपने बेटे के आने की पूरी आशा दिखाई थी, वहीं उसका मुंह तब बंद हो गया जब उसे पता चला कि उसकी भी बेटी ही हुई है। क्या आप सच कह रही हैं माँ? मुझे बेटी हुई है? हाँ बेटा, तुझे भी बेटी हुई है। ये सुनकर तो माँ जी बिल्कुल गुस्सा हो गई होंगी ना। मैंने उन्हें कितना कहा था कि मेरा बेटा ही होगा। नहीं, तेरे सास ससुर बस आती ही होंगे बेटा। अरे बधाई हो बहन जी, आपकी नातिन हुई है। जी आपको भी बधाई। सविता बहन जी, आपको भी बधाई हो, एक और पोती आई है आपके घर। माँ जी तो मुझसे बहुत नाराज होंगी, शायद अब वो मेरी बेटी को हाथ में भी ना ले। अरे कहाँ है मेरी पोती? मैं उसके लिए ये हीरे का लॉकेट लाई हूँ। मेरी गुड़िया रानी, आजा मेरे पास। बिल्कुल मुझ पर गई है ना? जी। खुशबू बेटा, तुम्हें भी बधाई हो, नन्ही सी परी आई है तुम्हारे घर। जी माँ जी। खुशबू ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। उसके सास ससुर अपनी 5वीं पोती के आने पर भी उतना ही खुश थे जितना वो अपनी पहली पोती के आने पर थे। उन्होंने खुशबू की बेटी को भी उतना ही प्यार और दुलार दिया जितना वो बाकी चारों को देते आए थे। यही नहीं, खुशबू की बेटी का भी उतना ही हिस्सा हुआ जितना अगर उसका बेटा होता तो होता। उस दिन खुशबू को समझ में आया कि लालच और जलन दोनों ही आपको खोखले बना देती है। होता वही है जो नियति आपके लिए तय करती है, इसलिए उसे स्वीकारिए और आगे बढ़ते रहिए।
सर पर पल्लू टिकाए बहू रीना पूरे घर में पोछा लगा रही होती है। तभी ननद मिली गीले फर्श पर चप्पल लेकर वहां से यहाँ टहल टहल कर मोबाइल पर बातें करने लगती है। मिली, तुम्हें दिख रहा है ना, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है, फिर ऐसे चप्पल पहनकर यहाँ से वहां क्यों घूम रही हो? अरे मदद नहीं कर सकती हो तो कम से कम मेरा काम तो मत बढ़ाओ। भाभी, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? आप हमेशा मुझसे ऐसे उखड़े हुए अंदाज में बात क्यों करती हैं? अरे ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? नहीं बिगाड़ा है तो बिगाड़ लो ना। अरे यहाँ पहले ही इतना काम फैला हुआ है, ऊपर से तुम मेरा काम बढ़ाने में लगी हुई हो। तुम्हारा क्या है, तुम तो पूरा दिन कमरे में बैठकर ऑर्डर चलाओगी और तुम्हारा सब काम तुम्हें बिस्तर पर बैठे बैठे तैयार मिल जाएगा, लेकिन हमें हाथ पैर चलाकर काम करना पड़ता है। इसलिए प्लीज मेहरबानी करो, जब तक मैं सफाई कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही अपने कमरे में बैठी रहो जैसे पूरा दिन बैठी रहती हो। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना भाभी, मेरा आपसे बात करने का मन ही नहीं करता। अरे आप जब भी मुंह खोलती है हमेशा आग ही क्यों उगलती रहती हैं? कभी कायदे से भी तो बात कर सकती है किसी के साथ। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। भाभी के साथ बहस करने के बाद मिली मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ये लड़ाई और बहस कोई आज पहली बार नहीं हुई थी, ये तो इन ननद भाभी का लगभग रोज का ही सिलसिला था। रीना और मिली के आपस में कुछ खास बनती नहीं थी, न जाने क्यों एक शीत युद्ध सा चलता रहता था दोनों के बीच। कुछ दिनों बाद मिली की शादी अनुज के साथ हुई और वो अपने ससुराल चली गई। मिली को ससुराल गए कुछ महीने बीत गए थे। आज मिली अपने मायके आने वाली थी, इसलिए घर में सभी लोग जोर शोर से उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। रीना बहू, सारी तैयारियां हो गई है ना? मिली बस आती होगी। और हाँ, घर में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दो जैसे उसे पसंद है। उसके कमरे की सफाई और उसका बेड तो तुमने लगा दिया था ना। देखो, मेरी बेटी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ मम्मी जी, मिली का कमरा मैंने ठीक कर दिया है, उसकी पसंद का सब सामान उसके कमरे में लगा दिया है, आप चिंता मत करिए। मिली आएगी तो उसे उसकी पसंद की मसाला चाय ही बनाकर पिलानी है। इलायची और लौंग मंगवा ली थी ना तूने? तुझे तो पता है ना, मसाला चाय मेरी बिटिया की कमजोरी है। और खाने के बाद मीठे के लिए रसगुल्ले भी आ गए कि नहीं? उफ़ो, बस भी कीजिए मम्मी जी, मुझे इस घर में आए बरसों हो गए और अब मुझे सबकी पसंद नापसंद बहुत अच्छे से पता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं मिली की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद मंजू देवी की इकलौती बेटी मिली अपने मायके पहुंच जाती है। मिली बेटा, ये कैसा हुलिया बना रखा है तूने? मायके में इतना लंबा घूंघट निकाल कर कौन आता है बेटा? मम्मी अब क्या बताऊं, इस घूंघट की ना मुझे आदत सी हो गई है। और आपको पता है ना, बहू के सर के बाल दिख जाए तो ससुराल में बवंडर मच जाता है। अरे कौन से जमाने में जी रहे हैं तेरे ससुराल वाले? भला इतना लंबा घूंघट आज के जमाने में कौन करवाता है? पढ़ी लिखी लड़कियों से ऐसे चौंचले कराने का मतलब ही क्या है? मम्मी, अब मेरे ससुराल में जैसी परंपरा है वो तो मुझे निभानी ही पड़ेगी ना। ससुराल वाले तो दिन को अगर रात कहे तो मुझे भी रात कहना पड़ेगा। अरे छोड़ बेटा, अभी ये बात करने से कोई फायदा नहीं। तू बैठ, मैं चाय नाश्ता लगवाती हूँ। रीना बेटा, देखो मिली आ गई, चाय नाश्ता लगाओ। नहीं नहीं मम्मी, चाय नाश्ता क्या लगाना है, मैं खुद रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ ना। सोफे पर बैठने के बजाय मिली अपना पल्लू संभालते हुए रसोई में पहुंच जाती है और वहां जाकर चाय बनाने लगती है। अरे मिली, तुम क्यों चाय बना रही हो? तुम बैठो ना, मैं चाय बनाकर ला तो रही हूँ। नहीं भाभी, अब मेरी भी तो शादी हो गई है और शादीशुदा औरतों को तो काम करने की आदत सी हो जाती है, या यूं कह लो वो तो काम करने की मशीन ही होती है। अरे क्या बोले चली जा रही है? तू कोई काम करने की मशीन है क्या? भाभी, अब जितने दिन तक मैं यहाँ हूँ घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैं ही संभालूंगी। आप समझ लो आपकी छुट्टी चल रही है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? तुम 4-5 दिन के लिए आई हो, आराम करो। अरे लाइए, आप इधर दीजिए, चाय मैं लेकर जाऊंगी और जैसा मैं कहती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करो। अपना घूंघट संभालते हुए मिली ट्रे में चाय लेकर ड्राइंग रूम में आती है। अरे बेटा संभाल के, इतना लंबा घूंघट करके कहीं तू गिर मत जाना बेटा। मुझे ना तेरी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे इस घूंघट में दिन भर घर के काम करती होगी। सबको चाय नाश्ता देने के बाद मिली सबके झूठे बर्तन समेटकर रसोई में ले जाती है। उसके बाद सर पर घूंघट संभालते हुए रसोई में खड़े होकर बर्तन धोने लगती है। अरे बेटा, बर्तन क्यों मांज रही हो? तेरी भाभी धो लेगी ना। नहीं मम्मी, मुझे आदत है ये सब करने की, आप चिंता मत करिए। मंजू देखती है कि बेटी मिली को सर पर साड़ी का पल्लू रखकर बर्तन धोने में बहुत असुविधा हो रही है।
बार बार उसका पल्लू सर से सरक कर नीचे गिर जाता है और फिर वो अपने हाथों में लगे साबुन को धोकर पल्लू को वापस सर पर रखती है और बर्तन धोने लगती है। अरे बेटा, इतनी गर्मी हो रही है, तू कैसे इस पल्लू में लिपट कर काम कर रही है? तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? मम्मी, बहू को गर्मी कहाँ लगती है? उनको तो भगवान ने स्पेशल पावर्स दे रखी है ना उन्हें गर्मी लगती है, ना ठंड, ना भूख लगती है, ना प्यास। घर के काम करते समय वो सुपर वुमन बन जाती है। आप तो ये बात जानती ही होंगी। पता नहीं कैसे घर में शादी कर दी हमने अपनी फूल सी बच्ची की। अरे इतने नाजों से पाला था, कभी एक गिलास पानी नहीं लेकर पिया बिटिया के हाथ से, और देखो तो वहां जाकर बेचारी को इतना काम करना पड़ रहा है। मेरी बेटी तो बिल्कुल पहचाने में नहीं आ रही, लगता ही नहीं कि ये हमारी मिली है। शाम के समय मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बता दीजिए मम्मी खाने में क्या बनेगा? अरे बेटा, ये तेरा घर है, जो तेरा मन करे अपनी भाभी को बता दे और तू जाकर ना कमरे में आराम कर, वो बना लेगी। नहीं, मेरी पसंद कुछ नहीं होती मम्मी, पसंद तो आप लोगों की होती है, मतलब घर के बड़ों की या मर्दों की होती है ना। आप बताओ क्या बनेगा? अच्छा ठीक है, तो आलू टमाटर बना ले। मिली रसोई में जाकर खाना बनाती है और सबको खाना परोस देती है। अरे बेटा, तू भी आ जा। नहीं मम्मी, आप लोगों के साथ बैठकर मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं सबसे आखिर में खाऊंगी। सबको खिलाने के बाद मिली सर पर पल्लू टिकाकर रसोई के बाहर लगी चेयर पर बैठकर खाना खाने लगती है। अपनी बेटी को पसीने से लथपथ होकर साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए सबसे अंत में खाना खाते देख मंजू उसके पास आती है। अरे बेटा, यहाँ डाइनिंग टेबल पर आकर खा लेती ना, यहाँ गर्मी में बैठकर कैसे खाएगी? तेरा गर्मी से जी नहीं घबरा रहा? नहीं मम्मी, मैंने बताया ना आपको, बहुओं को गर्मी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? ऐसा किसने कहा तुझसे? क्योंकि वो बहू है, इसलिए उनके अंदर कोई भावना नहीं होती, ना उनकी कोई पसंद नापसंद होती है, ना उनके खाने पीने का समय होता है, ना भूख लगती है, ना गर्मी लगती है, ना ही उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार होता है। अरे अक्कल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे, जो बस अच्छा लड़का देखकर अपनी लाड़ों की शादी उस घर में करा दी। बेटा, मुझे नहीं पता था कि मैं शादी करके तेरी खुशियों का गला घोट रही हूँ। अरे हमारी इतनी हंसती खेलती लड़की को क्या से क्या बना दिया 2 महीने में। मैं अभी बहन जी से बात करती हूँ। देख बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी माँ है तेरे साथ। मम्मी सच बताना, आप मुझे नहीं देख पाई ना इस तरह? आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? अरे किस माँ को खुशी होगी अपनी बेटी को ऐसे देखकर बेटा? मेरा तो जी जल रहा है सच में। मम्मी, अगर आप अपनी बेटी को एक दिन इस हाल में नहीं देख पाई, तो पिछले 8 साल से जो भाभी इस तरह से रह रही है, वो आपको क्यों नहीं दिखा? क्या आपने कभी महसूस किया कि इतनी गर्मी में सर पर पल्लू रखकर खाना बनाने में और घर का सारा काम करने में उन्हें कितनी दिक्कत आती होगी? क्या सर्दी गर्मी बस बेटियों के लिए होती है? बहू लोहे की बनी होती है क्या? बरसों से भाभी हमारी पसंद का खाना बना रही है, कभी आपने उनसे कहा कि आज तू अपनी पसंद का बना ले? क्यों, उनकी कोई पसंद नहीं है क्या? वो बेचारी पूरा दिन काम करती हैं और खाना सबसे लास्ट में खाती हैं। आपने ही उन्हें अपने खानदान का ये नियम बताया था ना कि बहू सास ससुर के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती, इसलिए वो बेचारी सबसे अलग थलग नौकरों की तरह बिना पंखे के रसोई में खड़े होकर खाना खाती हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं हमेशा यही समझती थी कि भाभी बहुत गुस्सैल है, हमेशा मुझसे झगड़ती रहती हैं। लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि शायद भाभी को मुझसे थोड़ी उम्मीद थी कि मैं उनका हाथ बटाऊं, कम से कम उनके ऊपर काम का थोड़ा प्रेशर हल्का हो जाए। लेकिन मैंने कभी उनकी किसी तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की। शादी के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक बहू और बेटी होने में कितना अंतर होता है। बस तभी मैंने सोच लिया कि मैं आपको इस बात का एहसास करा के रहूंगी कि भाभी आपके साथ किन हालातों में रह रही है और वो गलत है। माफ कर दे रीना बेटा, सच में सब कुछ देखकर भी मैं अनजान बनी रही। आज के बाद तुझे इस पल्लू की कोई जरूरत नहीं है। जैसी बेटी वैसी बहू, ये तेरा ही घर है बेटा, खुलकर जी और अपने मन से खा पी और पहन। बहू का जीवन सुधारना हमारे हाथ में है, लेकिन बेटी के जीवन की डोर तो अब ससुराल वालों के हाथ है, और हमें जीवन भर पछतावा रहेगा कि हमने तुझे गलत हाथों में सौंप दिया। अरे मम्मी, आपकी बेटी की डोर सही हाथों में है। मेरे ससुराल में मुझे बहुत मान सम्मान और आज़ादी मिली हुई है। ये घूंघट तो बस आपको समझाने के लिए था। मेरी चिंता छोड़िए आप, बस भाभी के चेहरे की गुम हो चुकी हंसी वापस ले आइए।
रीना की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी और उसने मिली को कसकर गले से लगा लिया था। बीवी बनी बोझ। राकेश आज फिर अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करके घर आता है और सपना राकेश से कहती है, राकेश जी, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 साल में आपने अब तक अपने करियर की ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी आप मुझसे या तो फिर माँ जी से पैसे मांगते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। आप जानते हैं ना, मैंने जॉब करनी भी इसीलिए शुरू की ताकि आपको मेरी जरूरत पूरी करने के लिए माँ जी या पिताजी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अब तुम फिर से मुझे ताने मारोगी, वो भी इस चीज के लिए कि मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा। अगर तुम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रही हो तो ये तो अच्छी बात है ना। पता नहीं फिर भी तुम मुझसे इतना लड़ती क्यों रहती हो? मैं आपसे इसलिए लड़ती रहती हूँ ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम करके अपने करियर पर ध्यान दे। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मुझे मत बताओ। तुम खुद मेरे लिए एक बोझ बनकर बैठी हो। क्या कहा आपने? मैं आपके लिए बोझ हूँ? अरे यार, मैं यहाँ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से माँ पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी और तुम्हें मेरे गले बांध दिया। और वैसे भी अभी मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता, समझी तुम? राकेश की ये बात सुनकर सपना को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह घर का राशन खत्म हो चुका होता है, जिसके लिए सपना अपने सास ससुर से पैसे ना मांग कर अपने पति से मांगती है। घर का राशन खत्म हो चुका है, मैंने अपनी सैलरी आपको दी थी, उसमें से मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं घर का राशन ला सकूं। अरे यार, घर में राशन खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? इसके लिए तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? माँ पापा के पास जाओ। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जो तुम्हें पैसे दूंगा? और तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो तो पहले ही घर की चीजों में खर्च कर चुका हूँ। यही तो दिक्कत है आपकी कि आपसे जब भी पैसे मांगो आपकी जेब खाली मिलती है। अरे आखिर कब तक माँ और पापा घर को संभालेंगे? जब तक वो दोनों जिंदा है तब तक। आई बात समझ में? इस तरह से राकेश लड़ाई करके घर से चला जाता है और हमेशा की तरह फिर से रात को लेट घर आता है। और हमेशा की तरह आज भी सपना राकेश का इंतजार कर रही होती है। रात को जब राकेश घर आता है तो सपना राकेश को समय दिखाते हुए कहती है, समय देख रहे हो मिस्टर राकेश? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर समय हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ती क्यों हो? ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से जानता हूँ। पता नहीं मुझे तुमसे छुटकारा कब मिलेगा। बोझ बन गई हो तुम मेरी जिंदगी में, चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? इस तरह राकेश गुस्से में सपना को फिर से भला बुरा सुनाता है और खुद हॉल में जाकर सो जाता है। अगली सुबह राकेश फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है, परंतु इस बार सपना भी ठान लेती है कि वो भी अब राकेश के साथ नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक करके चली जाती है। रात को जब राकेश घर आता है तो वो खाने के लिए सपना को आवाज देता है, लेकिन उसे सपना कहीं नजर नहीं आती। जब राकेश अपने बेडरूम में जाता है तो उसे सपना की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, राकेश, अब तुम्हें मुझे और झेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा बोझ जा रहा है। अब तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीनी है वैसे जी सकते हो। अच्छा हुआ जो चले गए, वैसे भी रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो चुका था मैं। इस तरह से राकेश भी गुस्से में सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो वो सपना से कपड़े मांगता है, पर सपना तो घर छोड़कर जा चुकी थी। आखिर अब उसकी जरूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है जब वो अपने सारे काम खुद करता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब उसके दोस्त जो हर समय उसके साथ घुमा फिरा करते थे वो भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। राकेश को सपना की कमी खलने लगती है और एक दिन जब राकेश घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अपना बचपन का दोस्त नितिन मिलता है। अरे यार नितिन, कैसा है तू? कितने दिनों बाद मिला है आज। मैं तो ठीक हूँ, भाभी कैसी है? वैसे तू अब काम करने लगा है या आज भी आवारा लड़कों की तरह ही घूमता फिरता है? नितिन की ये बात सुनकर राकेश का मुंह उतर जाता है। उसकी उदासी देख नितिन कहता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तेरा मुंह लटक गया? राकेश सारी बात नितिन को बताता है। राकेश की बात सुनकर नितिन राकेश को समझाते हुए कहता है, देख राकेश, कई बार होता है कि हम दिमागी रूप से शादी और जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं रहते, पर फिर भी हमारी शादी हो जाती है।
शादी होने के बाद हमारे कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती है और उन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द अपना बचपना छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेना चाहिए। पर नितिन, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब तो सपना भी चली गई है। सपना के जाने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि सपना मेरे लिए बोझ नहीं थी, बल्कि मैं सपना के लिए बोझ था। अरे राकेश, गलतियां तो हर इंसान से होती है। तेरे पास अब भी एक मौका है। अपनी गलतियों को सुधार कर भाभी को घर ला सकता है। वो कैसे? उनकी शिकायतें दूर करके। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली है। तू कहे तो तेरे लिए बात करूँ। अब क्या था, अब राकेश अपने दोस्त नितिन के साथ काम पर लग जाता है और सपना से माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ राकेश की सास राकेश को देखकर कहती है, दामाद जी, आप इस वक्त यहाँ पर? अब आपको मेरी बेटी से क्या चाहिए जो आप यहाँ पर आए हैं? माँ जी, मैं यहाँ सपना को लेने आया हूँ और उससे माफी मांगने के लिए। सपना से कहिए ना मैं आया हूँ। मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ हरगिज नहीं भेजूंगी जो उसे बोझ समझता है। मेरी बेटी आपके लिए बोझ होगी दामाद जी, मेरे लिए नहीं। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ अब मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। राकेश की आवाज सुनकर सपना बाहर आती है। जब वो राकेश को अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ देखती है तो उसका दिल भर आता है। वो कहती है, माँ, राकेश जी को माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ उन्होंने कभी भी पति धर्म नहीं निभाया, हमेशा मुझे बोझ समझते रहे, पर राकेश जी मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। बेटा, मैं तुझे ऐसे इंसान के हाथ कैसे सौंप दूं जिससे तेरी कदर ही नहीं है? माँ जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सपना, जब से तुम गई हो कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। अब तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सपना राकेश को माफ कर देती है और राकेश सपना को अपने घर ले आता है। पर इस बार जब सपना घर आती है तो उसे ये सुनने को नहीं मिलता कि वो बोझ है, बल्कि राकेश उसका पूरा सम्मान करता है जिसकी सपना हकदार होती है और उसकी सारी शिकायतें और जरूरतों को भी पूरा करता है। साथ ही वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाता है।